नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। भरा नहीं जो भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आइए, आपका स्वागत है रीजनिंग बाय निशांत रंजन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 2। बताएंगे कि ब्लड रिलेशन पार्ट 2 में हम रिश्ते को कैसे कैसे आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न को आज सिखाएंगे कि प्रश्न कैसे हम बनाएंगे। पहले शुरू करेंगे हम कि क्या क्या रिश्ते हैं, उनके नाम क्या है और उन रिश्तों के साथ हम प्रश्न को कैसे अटैच करके बनाएंगे। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि जो नए हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें और डेली आप चैनल पर कुछ न कुछ नया सीखेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि ये समझ में आए और बार बार देखें कि कैसे हम प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली कड़ी में, आपने देखा था ब्लड रिलेशन का पूरा परिचय देते हुए, उसके पार्ट 2 पर हम आगे बढ़ते हुए आपको थोड़ा सा पीछे वाली चीजों को दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने देखा था ये ब्लड रिलेशन का संबंध, रिश्ते 3 प्रकार के जो होते हैं। एक रिश्ता होता है ब्लड रिलेशन, ब्लड का। दूसरा होता है इमोशनल रिलेशन, भावनात्मक। और ये तीसरा आपने देखा था व्यवसायिक संबंध यानी प्रोफेशनल रिलेशन। इसके आगे हम आपको दिखाए थे कि मेल और फीमेल रहेगा तो हमारा पारिवारिक रिश्ता क्या है। ये सारे चीजों के बाद आज आगे बढ़ते हैं हम यहां से। ये संबंध आपने स्पाउस का नाम यहां देखा होगा। स्पाउस का मतलब होता है पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, स्पाउस होता है। ये शब्द आप एक दूसरे के लिए कह सकते हैं, एक दूसरे के बारे में कह सकते हैं कि अगर स्पाउस ए नामक व्यक्ति है और बी सामने उसकी पत्नी खड़ी है, तीसरा कोई व्यक्ति पूछता है कि ये बी कौन है, तो ए बी को स्पाउस कह सकता है और बी ए को स्पाउस कह सकता है। सिबलिंग मतलब एक ही माँ बाप के संतान, बेटा या बेटी। एक ही माँ बाप के संतान, बेटा या बेटी। सपोज दैट आप 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं, या 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं, 1 भाई है, 1 बहन है, ABCD जो भी रहे। अगर कोई आपसे पूछता है, आपके सामने बहन खड़ी है कि ये कौन है, तो आप कह सकते हैं ये मेरी सिबलिंग है। वो समझ जाएंगे कि ये कजन नहीं यानी चाचा के बेटा बेटी नहीं है। ये सिबलिंग मतलब आप ही की अपनी सगी बहन या सगा भाई हो सकता है। तो एक ही माँ बाप के संतान बेटा या बेटी होगा, उसको सिबलिंग कहेंगे। स्टेप, इसके बारे में थोड़ा सा लास्ट में हम समझाएंगे। सौतेला भाई या बहन, माँ बाप ETC रहेगा। इसको डिफाइन करेंगे हम कि यह स्टेप है होता कैसे है और क्या होता है। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लिया बच्चा। कई लोगों के मन में आता है कि किसी बच्चे को हमने गोद में ले लिया तो वो गोद लिया बच्चा एडॉप्टेड सन हो गया। नहीं, हम किसी बच्चे को कानूनी तौर पर अगर एडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सपोज दैट ए नामक व्यक्ति का 2 सन है और इन्हीं के भाई हुए बी, इनका कोई संतान नहीं है। अगर एक सन बी ए से ले लेते हैं तो ये आपका एडॉप्ट हुआ। कैसे लेते हैं, तो कानूनी तौर पर लेते हैं। और जैसे ही एक बच्चा बी के पास आता है, बी के प्रॉपर्टी में उसका पूरा हक हो जाता है और ए के प्रॉपर्टी में फिर उसका हक नहीं रह जाता है। यानी अब इसके पिता ये हुए। ये ब्लड के रिश्ता से ही जुड़ा हुआ एडॉप्ट है। जब गोद लिया बच्चा, एज फॉर एग्जाम्पल आसानी से समझने के लिए, अगर किसी दूसरे व्यक्ति की बिल्डिंग है, सपोज दैट ये बिल्डिंग किसी और की है और हमने रजिस्ट्री कराया, तो आज तक किसी और की थी, कल से फिर ये हमारी हो जाएगी। यानी जैसे रजिस्टर्ड तौर पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, उसी तरीके से रजिस्टर्ड तौर पर बच्चे का ट्रांसफर होता है और इस बच्चे का पूरा हक बी में चला जाता है। तो ये एडॉप्ट हुआ। फोस्टर लालन पालन करने वाले माता पिता। गोद लिए बच्चे के लिए फोस्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप पेरेंट्स का प्रयोग करते हैं
वैसे ही जो गोद लिया एडॉप्टेड बच्चा होगा वो फोस्टर शब्द का प्रयोग करेगा। सरोगेट मदर, लालन पालन करने वाली, सरोगेसी आजकल प्रचलित है, आप सब जानते भी हैं। पैसा लेकर बच्चे का जो लालन पालन करने वाली होती है वो सरोगेट मदर कहलाती है, वो सरोगेट माँ के रूप में आती है। फिर आगे हम देखते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर। यहाँ अब मैटरनल शब्द का इस्तेमाल कम किया जा रहा है। पहले होता था मैटरनल ग्रैंड फादर नाना, पैटर्नल ग्रैंड फादर के जगह पैटर्नल नहीं लगाया जाता था, मैटरनल ग्रैंड फादर नाना हो जाते थे और ग्रैंड फादर दादाजी होते थे। लेकिन इन दिनों ग्रैंड फादर जैसे ही यूज करते हैं तो दादा और नाना दोनों का यूज हो जाता है। वैसे ही ग्रेट ग्रैंड फादर अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पर दादा यानी दादाजी के पिताजी हुए तो पर नाना नाना जी के भी पिताजी होंगे। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे इसके आगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, यहां पर डबल ग्रेट लगा हुआ है, ग्रेट ग्रैंड डबल ग्रेट लगा हुआ है, यानी ये दादाजी के दादाजी हुए, ये दादाजी के दादाजी हुए, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है यानी दादाजी के दादाजी हुए। यहाँ एंसेस्टर फॉर फादर, जो यहाँ लिखा है एंसेस्टर फॉर फादर यानी दादाजी के ऊपर के लोग। अब आपके मन में आता है हम पूर्वज हमारे आदि मानव भी थे। आपके परिवार से जुड़ा हुआ पिता का साइड हो या माँ का साइड हो, इसमें जो बैक हम जाएंगे वो हमारे एंसेस्टर फॉर फादर में आते हैं, यानी दादाजी के ऊपर के लोग एंसेस्टर फॉर फादर कहलाते हैं। तो ये हमारे रिश्ते का कुछ पार्ट जिसका नाम हमने यहाँ दिखाया आपको। अब आपको हम बताना चाहते हैं स्टेप क्या है। आते हैं आगे और आपको समझाते हैं कि स्टेप क्या है। तो स्टेप के लिए हम लोग देखेंगे समझेंगे, सौतेला पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, ये कैसे आते हैं यहाँ हम आपको दिखाएंगे स्टेप में कि स्टेप सन या जो भी हो वो कैसे आएंगे। तो आप देखिए यहाँ, सपोज दैट ये पुरुष है, इसकी शादी बी से होती है, ध्यान से समझेंगे, ए की शादी बी से होती है, इससे एक संतान की उत्पत्ति। संतान का मतलब बेटा या बेटी, ये नहीं कहेंगे संतान मतलब कई बार होता है कि अपने अनुसार अगर लड़का है तो बेटा मान लेता है, लड़की है तो बेटी। संतान हम बोले हैं, संतान की उत्पत्ति सी हुई, ये बी सी के लिए क्या है, मां है, और ये ए पिताजी हुए। अब किसी कारणवश बी नहीं रही ए के साथ, बी ने डी से शादी किया और इससे एक संतान की उत्पत्ति एच। बी ने डी से शादी किया और इससे एक संतान की उत्पत्ति एच। फिर हम संतान कह रहे हैं, माता पिता नहीं कह रहे हैं। ये तो इसके लिए मां होंगी, ये इसके लिए पिताजी होंगे, लेकिन जब सी से हम रिश्ता कनेक्ट करेंगे डी का, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए स्टेप होंगे। सी स्टेप मदर कहेगा तो डी अगर पुत्र है तो स्टेप सन या स्टेप डॉटर। और जब इन दोनों के बारे में भी बात करेंगे तो ये दोनों भी क्या होंगे, स्टेप होंगे। यहां मां के हटने पर स्टेप। फिर हम अगर बात करें एच की शादी के से होती है, इससे एक संतान की उत्पत्ति आर, तो आर के पिता कौन हुए, एच हुए, और फिर आर के मां कौन, के हुई। अब किसी कारणवश यहां ये नहीं रहे, एच नहीं यानी मेल नहीं रहे, फिर के ने भी से शादी की और इससे एक संतान की उत्पत्ति, वो पी है। बार बार संतान इसलिए कह रहे हैं कि मेल या फीमेल कुछ भी, पी है, और पी के लिए ये पिता होंगे,
ये मां होगी, क्योंकि यहां मां का गर्भ चेंज नहीं हुआ है। फिर भी अब अगर आपसे कोई पूछे कि आर और भी में क्या संबंध है, तो ये एक दूसरे के लिए स्टेप है। आर और भी में संबंध है कि भी आर का स्टेप फादर हुआ, यह स्टेप चाइल्ड हुआ, बेटा हुआ तो सन हुआ, और बेटी हुई तो डॉटर हो जाएगी। तो ये स्टेप हुआ। अब यहां पी और आर के बारे में सोचेंगे तो यहां एक दूसरे का ये स्टेप हुआ। ब्रदर है तो स्टेप ब्रदर, सिस्टर है तो स्टेप सिस्टर। तो ये सौतेला और सौतेली के बारे में जो जानकारी आपको देनी थी ये रहा। अब आते हैं हम कि कैसे कनेक्ट होके प्रश्नों को बनाएंगे। उस पर हम आते हैं कि हम कनेक्ट होके प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, रीजनिंग में जब प्रश्न आएगा तो प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। अब बेसिक प्रश्न के तरफ चलते हैं। बेसिक प्रश्न में जैसे आएगा लॉजिक के अनुसार आपको प्रश्न दिया रहेगा, और प्रश्न को देख के कैसे हम आंसर देंगे। देखने में वो प्रश्न आसान होगा लेकिन उसमें लॉजिक होगा। एक परिवार में 3 पिता 4 पुत्र, यहां देखिए 3 पिता 4 पुत्र और 4 भाई हैं। परिवार के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। There are 3 fathers, 4 sons and 4 brothers in a family. अब 4 पिता 4 पुत्र और 4 भाई हैं। परिवार के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। अगर ए पिता है, लॉजिक समझिएगा इसका, इसके 2 पुत्र हुए, बी और सी पुत्र हुए। बार बार ध्यान दीजिएगा इस बातों पर। ए का 2 पुत्र, बी और सी। अब बी पिता बना तो इसका एक संतान डी जो कि पुत्र ही है, और सी पिता बना तो इसका एक संतान ई, यह भी पुत्र है। अब यहां बी सी को क्या कहेगा, सब जानते हैं भाई कहेगा। सी बी को क्या कहेगा, भाई कहेगा। डी ई को क्या कहेगा, भाई कहेगा। और ई डी को क्या कहेगा, भाई कहेगा। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। आप उलझ जाते हैं इस टाइप के प्रश्नों में कि एक परिवार में 3 पिता है। अब हम आपको दिखाएंगे कि 3 पिता, यहां पर एक पिता ए हुआ, बी भी पिता बना दूसरा, और तीसरा पिता यहां सी। 3 पिता 4 पुत्र, ए का पुत्र एक, बी हुआ और सी, तो 1 2 3, और ई भी पुत्र हुआ किसका, सी का। तो 4 पुत्र हुए और 4 भाई को जब दर्शाया गया तो इसमें लॉजिक छुपा हुआ है। और आपको जब पूछा जाएगा कि आंसर क्या होगा तो आप आंसर 5 देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। फिर इसके अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देखिए ध्यान से। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। एक परिवार है जिस परिवार में एक बच्चे के कम से कम, कहता है कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। तो परिवार के सदस्यों के कम से कम बच्चों की संख्या, पूरे सदस्य की संख्या नहीं, कि कितने बच्चों में इन सारी चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप जब ध्यान से देखेंगे ए, बी, सी, डी और ई, आप समझ गए होंगे कि मेल के लिए हम प्लस का यूज कर रहे हैं और फीमेल के लिए हम माइनस का यूज कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। प्लस का यूज हम मेल के लिए कर रहे हैं और माइनस का यूज हम फीमेल के लिए कर रहे हैं। अब यहां 5 मेल है, फिर यहां एफ जी एच आई, ध्यान से देखेंगे। अगर ए को हम लेते हैं
और देखते हैं चार भाई ए के कौन कौन से हुए, तो बी सी डी ई, चार भाई हो गए, और इनमें से कोई तीन बहनों को आप ले सकते हैं। फिर बी के बारे में अगर कहेंगे तो ए सी डी ई, कोई चार भाई और इनमें से तीन बहनें। अब ये हमारा सही हुआ कि चार भाई, इनमें से किन्हीं को लेंगे तो मिलेगा। अब आते हैं तीन बहनें चाहिए, सपोज दैट इस बार आई को लेते हैं। अगर हम आई को लेते हैं तो तीन बहनों में एच जी और एफ, और इनमें से कोई चार भाई हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इसका आंसर जो बच्चों के बारे में पूछा था 9 होगा, 9 होगा। 9 बच्चों में चार भाई और कम से कम तीन बहनों वाला जो यहां पर प्रश्न दिया गया है वो चीज फुलफिल करता चला जाएगा। फिर उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। किन्हीं को अगर थोड़ी भी डाउट होती है तो वो फिर से एक बार पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर, तीसरे प्रश्न पर। अब यहां देखिए, तीसरे प्रश्न में है, एक परिवार में एक दादा, एक दादी, दो पिता, दो माता, चार बच्चे, 3 ग्रैंड चिल्ड्रेन, एक भाई, 2 बहन, 2 पुत्र, एक ससुर, एक सास है, तो परिवार में कुल कितने लोग हैं? परिवार में कुल कितने लोग हैं, यानी इसमें भी परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है। यहां पर परिवार में कुल न्यूनतम सदस्य होना चाहिए। परिवार में कुल न्यूनतम, यानी कुल न्यूनतम कितने सदस्य हैं, यहां पर आप ऐड कर लेंगे कि मिनिमम हम इसको कितने व्यक्तियों पर फुलफिल करा सकते हैं। परिवार के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो आइए इसको हम फिर देखते हैं कि परिवार के सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या आएगी। ध्यान से इसको देखें। एक परिवार में एक दादा है, सपोज दैट एम दादा हुए, एन दादी। अब ये दादा दादी होंगे तो हम 3 जनरेशन का जिक्र करते हैं। दादाजी का जनरेशन सबसे ऊपर वाला, उसके नीचे पिताजी का जनरेशन, उसके बाद अपना जनरेशन को यहां मान लेंगे। 3 जनरेशन में जब दादा दादी आए हैं, इसका मतलब एक्स वाई जेड कहीं ना कहीं जो भी है 3 ग्रैंड चिल्ड्रेन होंगे। एक्स वाई जेड जो 3 ग्रैंड चिल्ड्रेन है, इसमें हमको नहीं पता है कि एक्स वाई जेड में कौन मेल है कौन फीमेल है, लेकिन 2 पिता चाहिए। तो इन संतानों की उत्पत्ति जिस पिता से हुई, यहां मान लेते हैं भी पिता है और यहां पर आर मां है। हम मान लेते हैं भी पिता है और आर मां है। अब एम और एन के पुत्र हुए भी की पत्नी हुई आर, और आर के बच्चे भी और आर के बच्चे एक्स वाई जेड हुए। अब देखिए, इन लोगों के लिए एक दादा और एक दादी का जब जिक्र होगा तो एम और एन एक्स वाई जेड के लिए दादा दादी हुए। 2 पिता का जिक्र होगा तो भी का पिता एम होगा, एक्स का पिता भी होगा। 2 माता का जिक्र होगा तो भी के माता एन हुई, एक्स की माता आर हुई। 4 बच्चों का जिक्र होगा तो एम और एन के बच्चे भी और आर के बच्चे एक्स वाई जेड। फिर 3 ग्रैंड चिल्ड्रेन का जिक्र होगा तो एम और एन के लिए एक्स वाई जेड ग्रैंड चिल्ड्रेन है। 1 भाई 2 बहनें, अब इनमें से किसी को भाई बना दीजिए तो ये 2 बहनें हो जाएगी, आपकी मर्जी। अगर वाई को भाई बनाते तो एक्स और जेड बहनें हो जाती। 1 भाई और 2 बहनें, यहां दोनों बहन आ गई। 2 पुत्र और 1 ससुर है। एम और एन का पुत्र भी और आर का पुत्र एक्स, 1 ससुर, यानी आर जो बहू होगी वो एन को सास कहेगी। 1 ससुर और 1 सास चाहिए तो एन सास हो गई, और एम जो होगी ये आपके ससुर हुए एम। आर के लिए 1 पोता है, यानी पोता कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो परिवार के सदस्यों की न्यूनतम संख्या, मिनिमम संख्या, मतलब कितना में इन सारी चीजों को हम फुलफिल करा सकते हैं। तो यहां पर आपका आंसर नीचे 3, 2, 5 और 2, 7।
उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे प्रश्न के लॉजिक को समझते हुए बनाया जा सकता है। आइए अगले प्रश्न पर देखिए, ये लॉजिक से निकल के संबंध वाले प्रश्नों पर आते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, इसके ससुर मेरे ससुर के ससुर हैं। अब आप ये नहीं ना कहिएगा कि इसके ससुर मेरे ससुर के ससुर है, तो ससुर का होल क्यों? ये संभव है नहीं। इस रिश्ता को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये हम दिखाते हैं आपको कि ये रिश्ता निकालेंगे हम कैसे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए, अब आप मान लीजिए ABCD या डायरेक्ट यहां लिखते हैं कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा। क्या कहा एक पुरुष ने? इसके ससुर। अब थोड़ा देर के लिए यहां ए मान लीजिए कि इस महिला के ससुर हैं। इसके ससुर मेरे ससुर के, आपके ससुर भी हुए। यहां आपके ससुर कौन हुए? भी हुए। इसके ससुर मेरे ससुर के क्या है? ससुर हैं। पूछता है महिला का पति पुरुष की पत्नी का कौन है? इन दोनों में संबंध नहीं है। संबंध है महिला का पति पुरुष की पत्नी का कौन है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को ससुर कहेगा, इसका मतलब है कि वो उसके पत्नी के पिताजी हैं। आप पुरुष हैं, आप सोचिए पुरुष है या महिला भी है, तो थोड़ा देर के लिए पुरुष बन के सोचिए कि आप ससुर जिसको कहिएगा वो आपकी पत्नी के पिता होंगे कि नहीं होंगे? 100% होंगे। फिर आप यहां से हट जाइए, यहां आइए। महिला ससुर किसको कहेगी? महिला ससुर किसको कहेगी? अपने पति के पिता को। यानी ये महिला के पति हुए और ये इनके पिता हुए। अब ध्यान से देखिए, महिला के पति के पिता, महिला के ससुर, इसका मतलब हुआ कि ये पुत्र होंगे कि नहीं? ये पुत्र हुए। जैसे ही पुत्र आया, क्योंकि ये पिता हुए ए, तो ये पति महिला का हुआ पुत्र। अब अपने आप को यहां रखिए, यहां पर रख के आप देखिए कि आपके पिताजी के ससुर, ध्यान से सोचिए, आपके पिताजी दिखे, तुरंत चेहरा दिखा, कनेक्ट होकर सोचिए। और उसके बाद आप देखते हैं आपके पिता के ससुर, तुरंत आपके नाना जी नजर आएंगे कि हमारे पापा नाना जी को ससुर कहते हैं। अब आपके नाना का पुत्र, यहां जो संबंध आप पूछ रहे थे कि महिला का पति पुरुष के पत्नी का कौन है, तो ये मामा होंगे। ये क्या होंगे? मामा होंगे। तो आपको ऐसे सीखना होगा कि कैसे हम अपने आप को रखते हुए प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। फिर इसके आगे हम आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, एक बार में जब इस तरह का प्रश्न, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न बड़ा नहीं होता है, बनाने का कॉन्सेप्ट सीखिए, तरीका सीखिए कि कैसे हम बड़े से बड़े प्रश्न को कनेक्ट करके आसानी से बना सकते हैं। अब फिर इसके आगे हम आते हैं, इसके अगले प्रश्न पर जाते हैं। फिर यहां पर प्रश्न है, केदार के तरफ इशारा करते हुए रीना ने कहा। किसके तरफ इशारा करते हुए? केदार के तरफ इशारा करते हुए रीना ने कहा। आप जिसके तरफ इशारा हो उसका नाम लिख लीजिए। किसके तरफ इशारा है? केदार के तरफ। किसने कहा? रीना ने कहा। आप यहां रीना का नाम लिखिए कि केदार के तरफ इशारा करते हुए रीना ने कहा, उसकी मां का भाई मेरे पुत्र विनय का पिता है। उसकी मां का भाई, किसकी मां का? केदार की मां का भाई।
अब हम कैसे कनेक्ट करेंगे इसको? अपने आप को रख के देखिए, ध्यान से हम दिखाते हैं। उसकी मां का भाई किसके बारे में? मेरे पुत्र विनय का पिता है। रीना का पुत्र विनय है और विनय का ये क्या है? पिता है। मेरे पुत्र विनय का पिता है। थोड़ा सा इसको और नीचे से एक बार फिर से दिखाते हैं ताकि साफ साफ आप देख सके। रीना के रखे, केदार के तरफ इशारा करते हुए किसने कहा? रीना ने कहा। तो रीना को यहां रखे और केदार को यहां रखे। केदार के तरफ इशारा करते हुए किसने कहा? रीना ने कहा। उसकी मां का भाई यहां तुरंत रखेंगे, उसकी मां का भाई। फिर यहां से मेरे पुत्र विनय का पिता है। किसके पुत्र? रीना के पुत्र जो विनय है, ये विनय का पिता है। अब यहां देखिए, रीना का पुत्र कौन हुआ? विनय। रिश्ते को कैसे शॉर्ट करते हैं? आप अपने आप को यहां रखिए। आपके मां के भाई आपके क्या लगेंगे? मां के भाई क्या लगेंगे? मामा। मां के भाई क्या लगेंगे? मामा। अब बीच वाले रिश्ता को हटाएं। यहां रीना का पुत्र विनय का पिता, रीना का कौन लगेंगे? पति। रीना का पुत्र विनय है और विनय के पिता, यानी किसी महिला के पुत्र के पिता उसके पति, तो ये पत्नी। और मामा की पत्नी रीना हुई तो ये क्या होगी? मामी होगी। अब पूछता है, केदार रीना से किस प्रकार संबंधित है? केदार रीना से किस प्रकार संबंधित है? भांजा, यानी जिसको हम भगिना कहते हैं, केदार रीना का भगिना हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप सब ध्यान से देखे होंगे, सीखे होंगे। फिर हम इसके आगे पार्ट 3 लेकर आपके बीच बहुत जल्द आएंगे। फिर से हम निवेदन करेंगे कि मनुष्य का सबसे निकटवर्ती शत्रु आलस्य है। आप आलस्य में समय न गंवाएं। अपने कैरियर को बनाने के लिए मजबूती के साथ सेल्फ स्टडी करिए और ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के लिए रीजनिंग बाय निशांत रंजन यूट्यूब चैनल से आप कनेक्ट रहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।